हेलो एंड वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने योर लॉज योर राइट्स के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस किया। वहीं इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 को, जो कि है लॉज रिलेटिंग टू क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को जरूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। देखिए, एलेक्स डी टॉकवेल ने कहा है कि जस्टिस फॉर्म द कॉर्नर स्टोन ऑफ ईच नेशंस लॉ, यानी कि जो न्याय है, यानी कि जो जस्टिस है, वो प्रत्येक राष्ट्र के कानून की आधारशिला बनाता है। ठीक है, ये कहा है एलेक्स डे टॉकवेल ने। The Constitution of India and the Criminal Justice Administration have a reciprocal relationship. While the Constitution set certain ideals of securing justice to the people and maintaining unity and integrity of the nation, the Criminal Justice Administration plays a crucial role in the achievement the Criminal Justice Administration comprise of the police, bar, judiciary and prisons. These agencies constantly depend on the constitutional support to their principle and procedures. देखिए, भारत के संविधान और आपराधिक न्याय प्रशासन का पारस्परिक संबंध है, जबकि संविधान लोगों को न्याय दिलाने और एकता और अखंडता बनाए रखने के कुछ आदर्शों को निर्धारित करता है। राष्ट्र आपराधिक न्याय प्रशासन उनकी उपलब्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपराधिक न्याय प्रशासन में पुलिस, बार, न्यायपालिका और जेल शामिल हैं। ये एजेंसियां लगातार निर्भर करती हैं उनके सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को संवैधानिक समर्थन। द पीपल कांट enjoy their constitutional rights freely in an atmosphere of distrust, hatred, fear and insecurity, since it is the responsibility of the criminal justice administration to prevent violation of people's rights and maintain order. Its performance has a direct impact on the process of achieving the aims and objective of the Constitution. Failure of the criminal justice administration not only vitiate the constitutional guarantees but also jeopardize the whole civil society, leading it towards a chaotic situation where the constitution will be nothing but a mockery. अविश्वास, असुरक्षा, घृणा, भय और भय के माहौल में लोग अपने संवैधानिक अधिकारों का खुलकर आनंद नहीं ले सकते, चूँकि इसका उल्लंघन रोकने के लिए आपराधिक न्याय प्रशासन की जिम्मेदारी है। लोगों के अधिकारों और ऑर्डर को बनाए रखने के लिए इसके प्रदर्शन का सीधा प्रभाव इसकी प्राप्ति की प्रक्रिया पर पड़ता है। संविधान के उद्देश्य और आपराधिक न्याय प्रशासन की विफलता न केवल मिटती है संवैधानिक गारंटी है, लेकिन यह भी एक अराजक स्थिति की ओर ले जाने वाले पूरे नागरिक समाज को खतरे में डालती है, जहां संविधान एक मजाक के अलावा कुछ नहीं होगा। क्रिमिनल जस्टिस refers to the agencies of government charged with enforcing law, adjudicating crime and correcting conduct. The criminal justice system is essentially an instrument of social control. Society consider some behaviors so dangerous and destructive that it either strictly controls their occurrence or outlaws them outright. It is the job of the agencies of justice to prevent these behaviors by apprehending and pursuing transgressors or determining their future occurrence. Although society maintain other forms of social control such as the family, school and society, they are designed to deal with moral, not legal, misbehavior.
Only the criminal justice system has the power to control crime and punish criminals. आपराधिक न्याय से तात्पर्य सरकार की उन एजेंसियों से है जिन पर कानून के तहत आरोप लगाया जाता है, जो अपराध को रोकती है और सही आचरण। आपराधिक न्याय प्रणाली मूलतः सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है। समाज कुछ व्यवहारों को इतना खतरनाक और विनाशकारी मानता है कि यह या तो सख्ती से उनकी घटना को नियंत्रित करता है या उन्हें एकमुश्त घोषित करता है। यह न्याय की एजेंसियों का काम है कि वे इन व्यवहारों को पकड़कर रोकें और अपराधियों को दंडित करना या उनकी भविष्य की घटना को रोकना। यद्यपि समाज अन्य रूपों को बनाए रखता है, सामाजिक नियंत्रण जैसे परिवार, स्कूल और समाज, वे नैतिक व्यवहार करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, न कि कानूनी दुर्व्यवहार। केवल आपराधिक न्याय प्रणाली में अपराध को नियंत्रित करने और अपराधियों को दंडित करने की शक्ति है। The main objective of the criminal justice system can be categorized as prevent the occurrence of crime, punish the transgressors and the criminals, rehabilitate the transgressors and the criminals, compensate the victim as far as possible, maintain law and order in the society, and at last deter the offenders from committing criminal act in the future. देखिए, आपराधिक न्याय प्रणाली के मुख्य उद्देश्यों को निम्न अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि अपराध की घटना को रोकें, अपराधियों को सजा देना, अपराधियों का पुनर्वास करना, जहां तक संभव हो पीड़ितों को मुआवजा देना, समाज में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, अपराधियों को भविष्य में आपराधिक कृत्य करने से रोकना। Though both civil and criminal wings of the justice system influence the people, it is the criminal justice administration that plays more crucial role in maintaining the people's faith in the whole justice delivery system. A weak criminal justice administration does not deter criminals. Instead, it encourages criminality, murder, chances of being prosecuted or punished, embolden the people to take law in their own hands or take help of anti-social elements to evict their tenants, take revenge, etc. In such a situation, criminals thrive and law-abiding citizens live under constant threat to their life, liberty, dignity, and property. This shakes the constitutional authority and erodes the people's faith in the whole state machinery. यद्यपि न्याय प्रणाली के नागरिक और आपराधिक दोनों विंग लोगों को प्रभावित करते हैं, यह आपराधिक न्याय है। प्रशासन जो पूरे न्याय वितरण में लोगों के विश्वास को बनाए रखने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक कमजोर आपराधिक न्याय प्रशासन अपराधियों को रोक नहीं पाता है, इसके बजाय यह प्रोत्साहित करता है अपराध। मुकदमा चलाने या दंडित किए जाने की संभावना लोगों को उनके कानून में ले जाने के लिए मजबूर करती है। अपने हाथों से या अपने किराएदारों को बेदखल करने, बदला लेने आदि के लिए असामाजिक तत्वों की मदद लेते हैं। ऐसी स्थिति में अपराधियों को पनपने और कानून का पालन करने वाले नागरिक अपने जीवन, स्वतंत्रता, गरिमा औरों के लिए निरंतर खतरे में रहते हैं। संपत्ति, यह संवैधानिक अधिकार को हिला देता है और पूरे राज्य में लोगों के विश्वास को मिटा देता है। Therefore, two main states which deals with administration of criminal cases in our country are Criminal Procedure Code, that is CRPC, and Indian Penal Code, that is IPC. Indian Penal Code being procedural and substantive respectively. However, the societal norms also change with changing times, and people who are part of the society have to accept this change either by way of compromise or any other way in order to adjust and make them
still the part of the very same society. In earlier days, there was no criminal law in uncivilized society. Every man was liable to be attacked in his person or property at any time by anyone. The person attacked either succumbed or overpowered his opponent. इसलिए दो प्रमुख प्रतिमाएं जो हमारे देश में आपराधिक मामलों के प्रशासन से संबंधित है, आपराधिक है प्रक्रिया कोड यानी CRPC और भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC भारतीय दंड न्यायालय प्रक्रियात्मक और ठोस है। हालांकि बदलते समय और ऐसे लोगों के साथ सामाजिक मानदंड भी बदलते हैं। इस समाज को इस परिवर्तन को या तो किसी भी तरह से या किसी अन्य तरीके से समायोजित करने के लिए स्वीकार करना होगा और उन्हें अभी भी सभी उसी समाज का हिस्सा बनाते हैं। पहले के दिनों में कोई आपराधिक कानून नहीं था, असभ्य समाज था पहले, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी समय अपने व्यक्ति या संपत्ति पर हमला करने के लिए उत्तरदायी था। उस व्यक्ति ने तो हमला किया और अपने प्रतिद्वंदी को परास्त कर दिया। देखिए यानी कि जब देखो अनसिविलाइज्ड सोसाइटी थी, ठीक है, असभ्य समाज था, तब लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता था, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टी को या फिर उन पर्सन को जो भी रहता था उस पर हमला कर लिया जाता था, ठीक है, या फिर उसको लूट लिया जाता था दिन दिहाड़े, ठीक है। आइए बात करते हैं प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। The procedure of administration of criminal justice in our country is divided into 3 stages, namely investigation, inquiry, and trial. The Criminal Procedure Code 1973 provide for the procedure to be followed in investigation, inquiry, and trial for every offence under the Indian Penal Code or under any other law. Before discussing the procedure of administration, there are certain basic terms one should be aware of, these being which are cognizable offences, non-cognizable offences, inquiry and investigation. आपराधिक प्रशासन के लिए प्रक्रिया न्याय हमारे देश में आपराधिक न्याय के प्रशासन की प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। जांच, पूछताछ और परीक्षण। आपराधिक प्रक्रिया कोड 1973 प्रक्रिया होने के लिए प्रदान करता है भारतीय दंड संहिता के तहत या किसी भी अपराध के तहत जांच, पूछताछ और परीक्षण के बाद अन्य कानून। प्रशासन की प्रक्रिया पर चर्चा करने से पहले कुछ बुनियादी शब्द होने चाहिए, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो कि है संज्ञेय अपराध, गैर संज्ञेय अपराध, पूछताछ और जांच। आइए बात करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की, यानी कि संज्ञेय अपराध की। तो देखिए CRPC 1973 इन जनरल प्लूरेंस मीन्स सेक्शन 2C of the code define cognizable offense a serious offense for which and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant. देखिए आपको बता दें कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो संज्ञेय अपराध है, CRPC 1973 में सामान्य रूप से शुद्धता, ठीक है, का मतलब है कि कोड की धारा 2C एक गंभीर संज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है। देखिए जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफेंस होता है, ठीक है। इसमें जो मामला दर्ज होता है उसको कहते हैं कॉग्निजेबल केस, ठीक है, जिसका मतलब होता है जो पुलिस ऑफिसर जो होता है, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल, जो फर्स्ट शेड्यूल है, ठीक है, अंडर एनी अदर लॉ, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, अरेस्ट, उसको अरेस्ट कर देता है विदाउट वारंट के। इसमें क्या होता है, जो पुलिस अधिकारी जो होता है वो बिना वारंट के गिरफ्तारी करता है अपराधी की, ठीक है। अब गिरफ्तारी इसलिए करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस
केस है, ठीक है। अब इसलिए भैया वो जो भी उसके एविडेंस हैं, ठीक है, उसको वो मिटाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो मिटा नहीं पाए, इसलिए उसको तभी की तभी गिरफ्तार जो है इसको कर लिया जाता है, ठीक है, बिना किसी वारंट के। आइए बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, यानी कि असंज्ञेय अपराध की। CRPC 1973 सेक्शन 21 define non-cognizable offense less serious offenses means a case in which a police officer has no authority to arrest without warrant। देखिए जो गैर संज्ञेय अपराध है इसमें क्या है, CRPC 1973 धारा दूसरी 1, ठीक है, गैर संज्ञेय अपराध कम गंभीर अपराध को परिभाषित करता है। देखिए ये जो गैर संज्ञेय अपराध हैं, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, ये कम सीरियस होते हैं, ठीक है, जिसका अर्थ है एक मामला एक पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें देखिए जो पुलिस ऑफिसर है वो बिना वारंट के जिसने अपराध किया है उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता, ठीक है। वो सिर्फ उसको ये अथॉरिटी है कि वो वारंट से ही उस आदमी को, उस मानव को गिरफ्तार कर सकता है, उस अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है, वारंट के हिसाब से ही, ठीक है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को क्या रखना होगा, वारंट रखना होगा। आइए बात करते हैं इंक्वायरी। CRPC 1973 सेक्शन 2G। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। देखिए इंक्वायरी का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कि पूछताछ, ठीक है। ये CRPC 1973 धारा दूसरी 6 पूछताछ का अर्थ है प्रत्येक जांच एक परीक्षण के अलावा इस संहिता के तहत आयोजित की गई एक मजिस्ट्रेट या न्यायालय। आइए बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। CRPC 1973 सेक्शन 2H डिफाइन इन्वेस्टिगेशन that include all the proceedings under this code for the collection of evidence conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf. Therefore, for a dispute to the resolve, the said case has to go through 3 stages, that is inquiry, investigation and trial, and after this process is completed, the judgment of the court is passed by the judge who decide the case and its outcome. Although the said process appears to be simple and plain on paper, but it cumbersome and time consuming, which is defeating the main essence of the criminal system, that is fair and expeditious justice, and hence warrants a change now। देखिए इसकी जो लास्ट पड़ाव है वो है इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जांच पड़ताल। CRPC 1973 धारा दूसरी H जांच को परिभाषित करता है, जिसमें इस संहिता के तहत सभी कार्यवाही शामिल हैं। एक पुलिस अधिकारी या किसी व्यक्ति, मजिस्ट्रेट के अलावा द्वारा आयोजित साक्ष्य का संग्रह जो है इस संबंध में एक मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत है। इसलिए एक विवाद को हल करने के लिए उक्त मामलों को जाना होगा 3 चरणों के माध्यम से, यानी कि जांच और परीक्षण, और इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद अदालत न्यायाधीश द्वारा पारित की जाती है और जो मामले और उसके परिणाम का फैसला करती है। यद्यपि उक्त प्रक्रिया दिखाई देती है कागज पर सरल और सादा होना, लेकिन व्यवहारिकता में बोझिल और समय लेने वाला है। जो पराजित कर रहा है एक आपराधिक प्रणाली का मुख्य सार, अर्थात निष्पक्ष और शीघ्र न्याय, और इसलिए अब एक परिवर्तन का वारंट करता है। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया ही होगा। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम कल डिस्कस करेंगे। सो आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। So thank you for watching. Stay home, stay safe, stay indoors.